गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वर्ण विचार नामक पाठ का रिवीजन करेंगे। बच्चों आइए देखते हैं वर्ण। बच्चों वर्ण अर्थात ध्वनि। बच्चों यानी कि बोलते समय हमारे मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे ही हम कहते हैं वर्ण। ध्वनि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई होती है। इसकी परिभाषा है बच्चों, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे हम कहते हैं वर्ण। जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो वर्ण सबसे छोटी रूप है इसका, जैसे क अ म फिर अ फिर ल फिर अ, यहाँ पे हो गया कमल, यानी कि यह कमल शब्द जो है इतने वर्णों को मिल करके बना है। अब इसको हम कहेंगे वर्ण। आइए देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? यानी कि वर्णों के व्यवस्थित अर्थात क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि किसी भी भाषा के जो व्यवस्थित वर्ण होते हैं उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। इसके दो भेद मुख्यतः होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर अर्थात जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे हम कहते हैं स्वर। इसकी संख्या कितनी बच्चों? तो इसकी संख्या 11 है। जैसे स्वर देखिए, अ आ ई री ए ऐ ओ औ। तो बच्चों स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। बच्चों स्वरों को भी उच्चारण के आधार पे दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। आइए देखते हैं। ह्रस्व स्वर इसे हम लघु स्वर भी कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो ये हैं आ ई उ री। बच्चों ह्रस्व स्वर अर्थात लघु स्वर ये 4 होते हैं। इसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, अर्थात इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसको कहते हैं ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। बच्चों दीर्घ स्वर 7 है। इसके उच्चारण करने में 2 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर अर्थात गुरु स्वर। यहाँ पे देखिए इस कितने हैं? ये 7 है। अब बच्चों एक और आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिसका प्रयोग हम सिर्फ संबोधन में या फिर ओम शब्द का जब उच्चारण करते हैं तो ही उसी में होता है।
इसमें जो है लगने वाला, इसके उच्चारण में लगने वाला समय 3 मात्राओं का समय होता है इसके उच्चारण करने में, इसलिए इसको हम कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे ओम जो है, हम लोग जब उच्चारण करते हैं ओम कहते हैं, इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्लुत स्वर। आगे देखते हैं। व्यंजन। बच्चों, व्यंजन अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है और मुख के विभिन्न भागों को छूते हुए बाहर निकलती है, उसे हम कहते हैं व्यंजन। व्यंजन बच्चों, इसको कई भागों में बांटा गया है, मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। पहला है बच्चों स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं बच्चों? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कितने होते हैं? इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 25 होती है। कौन कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं बच्चों? तो क से लेकर के म तक के व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अणा। फिर उसके बाद ट वर्ग, त, थ, द, ध, न। उसके बाद है फिर प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। बच्चों, ये सारे जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो क से लेकर के म तक के व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसको बच्चों आप देखेंगे हर व्यंजन का एक जगह यानी कि एक स्थान निर्धारित है। जैसे क को पहला व्यंजन कहेंगे, ख को दूसरा, ग को तीसरा, घ को चौथा और अंगा को 5वां व्यंजन अर्थात पंचम वर्ण कहेंगे। और इसके प्रथम वर्ण जो है उसी के अनुसार से इसको हम जानेंगे। जैसे क है तो क वर्ग के अंतर्गत ये 5 व्यंजन आते हैं बच्चों। और ये जो 5 वर्ण, ये पंचम वर्ण जो है, इस हर वर्ग का 5वां वर्ण, इसको हम कहेंगे पंचम वर्ण। यानी कि हर वर्ग के 5वें वर्ण को हम पंचम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बच्चों ये 4 होते हैं। य, र, ल, व। ये 4 जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं।
इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 4 होती है। उसी तरह से उसमें व्यंजन श, श, स है, ये भी 4 होते हैं। इसको हम कहते हैं उष्ट व्यंजन। संयुक्त व्यंजन बच्चों, संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से होता है, उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। बच्चों जैसे यहां पे देखिए त र मिल करके त्र होता है, इसी को हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। यानी कि जहाँ पे दो व्यंजनों के मेल से किसी व्यंजन का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। बच्चों उसके बाद आता है यहाँ पे उच्चारण स्थान, यानी कि हमारे मुख के किन किन भागों से, किन किन जगहों से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। यहाँ पे उच्चारण स्थान की तालिका दी गई है। ये बच्चों आप लोग का होमवर्क है, इसको आप लोग स्वयं बनाइएगा और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कौन कौन से व्यंजन उच्चारण किन किन जगहों से हो रहा है, इसको देख लीजिए, आप इसको स्वयं करिएगा। अब आइए, अब हम लिखते हैं हलंत चिन्ह। तो बच्चों हर व्यंजन में अ जो है विद्यमान होता है, तो उस अ को हटाने के लिए, यानी कि किसी भी वर्ण को हमें स्वर रहित करने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, अगर इस व्यंजन में से हमको स्वर निकालना है तो है जब यहाँ पे हलंत लगा देंगे, यानी कि स्वर रहित है, अर्थात ये आधा क है, इसको हम कहते हैं हलंत चिन्ह। उसके बाद मात्रा चिन्ह बच्चों, यानी कि स्वरों के चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। स्वरों के चिन्ह बच्चों जैसे आ, ई, उ। तो बच्चों आ का तो कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन आ का देखिए मात्रा होता है। छोटी ई का मात्रा होता है, बड़ी ई है, छोटा उ है, बड़ा उ है। तो इसलिए इस स्वरों को चिन्ह को हम क्या कहते हैं? मात्रा। इसकी संख्या कितनी होती है बच्चों? तो इसकी संख्या जो है 10 होती है। बच्चों स्वर कितने होते हैं? तो स्वर 11 होते हैं, लेकिन मात्रा कितनी होती है? सिर्फ 10। वो क्यों 11 नहीं होते? क्योंकि जब स्वर 11 होते हैं और स्वरों के चिन्ह को ही हम मात्रा कहते हैं, तो 11 क्यों नहीं होते? तो बच्चों आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए स्वर जो है 11 होते हैं, लेकिन मात्रा जो है सिर्फ 10 होते हैं। आगे देखते हैं। अनुसार बच्चों, अनुसार अर्थात को हम बिंदु, यानी कि बिंदु को ही हम अनुस्वार कहते हैं। अब इसमें देखिए हंस, गंगा, पतंग, यानी कि बच्चों जिन शब्दों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण करने से हवा जो है सिर्फ नाक से निकलती है उसे हम कहते हैं अनुस्वार। जैसे यहाँ पे देखिए इन शब्दों को उच्चारण करने से हंस, गंगा, पतंग, तो हवा जो है सिर्फ हमारे नाक से निकल रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं अनुस्वार। अब अनुनासिक किसे कहते हैं?
तो अनुनासिक का चिन्ह है बच्चों चंद्र बिंदु, यानी कि जब किसी शब्द का उच्चारण करते समय हवा जो है नाक और मुख दोनों से निकलती है तो उसे हम कहते हैं अनुनासिक। जैसे हंस, सांप, गांव। बच्चों आप यहाँ पे देखिए, आप जब इसका उच्चारण करेंगे तो आपको अंतर स्वयं पता चलेगा। जैसे देखिए हंस और हस, तुरंत इसका डिफरेंस आ जा रहा है कि कौन सा अनुनासिक है और कौन सा अनुस्वार है। आगे देखते हैं विसर्ग। विसर्ग चिन्ह बच्चों ये है, यानी इसका उच्चारण करते समय हमें हा की ध्वनि निकलती है। जैसे प्रातः, ठीक है, प्रातः है, दुख है। तो इस तरह से जहां पर भी विसर्ग लगेगा, यानी कि जब हम विसर्ग का उच्चारण करेंगे तो उसको हा की तरह से उच्चारण होता है। अब आगे देखते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं बच्चों? वर्ण विच्छेद अर्थात वर्णों को अलग करना, यानी किसी शब्द के वर्णों को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे माला एक शब्द है बच्चों, अब इसके वर्णों को हम अलग अलग करेंगे तो म, आ, ल, आ, माला। ये बच्चों यहाँ पे इस माला शब्द का वर्ण विच्छेद हो गया, यानी कि सबसे छोटे रूप में लाना वर्ण को, इसे को कहते हैं वर्ण विच्छेद। अब होता है कि वर्ण संयोग किसे कहते हैं? तो बच्चों इन्हें वर्णों को एक कर देना अर्थात जोड़ देना, उसे हम कहते हैं वर्ण संयोग। जैसे अब हो गया यहाँ पे माला शब्द, यानी कि सारे वर्णों को जोड़ करके हम एक कर लिए हैं, इसको हम कहेंगे वर्ण संयोग। बच्चों आप लोग का ये रिवीजन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे बच्चों आप लोग का होमवर्क है कि आप जो है इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से प्रश्न आते हैं कि क का उच्चारण स्थान कहाँ पे है, कहाँ से क का उच्चारण होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि क का उच्चारण कंठ से होता है, प का उच्चारण ओठ से होता है। तो इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो वर्ण विच्छेद है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे औसत, प्रेम, कृति, अत्यधिक। ये सारे शब्द को कैसे हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, कैसे को अलग अलग करेंगे, ये सारे शब्दों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे जो मुख्य बिंदु में जो प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्न उत्तर दिए गए जो, उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा बच्चों। ये लेसन आप लोग का कंप्लीट हुआ। इसका सारा क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिएगा एक बार। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।